ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एक दिन की छुट्टी के बाद खुले डाउ में 200 अंकों की तेजी। क्रूड की कीमतों में नरमी से यूरोपीय बाजार फिसले। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। क्रूड सप्लाई पर ईरान और वेनेजुएला की अहम बैठक पर आज दुनिया भर की नजर। सऊदी अरेबिया, रूस, कतर और वेनेजुएला जनवरी के स्तर पर ही प्रोडक्शन सीमित करने पर सहमत हुए। डूबे कर्जों की वजह से रेटिंग एजेंसी एस&पी सरकारी बैंकों को कर सकती है डाउनग्रेड। सिंडिकेट बैंक पर नेगेटिव आउटलुक बरकरार। बैंक ऑफ इंडिया को नेगेटिव रखने पर विचार, जबकि आईओबी को क्रेडिट वॉच पर रखा। NSCL FTIL मर्जर के लिए करना होगा और इंतजार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई 31 मार्च तक स्टे। अगली सुनवाई 17 मार्च को। 1 अप्रैल से छोटी बचत की योजनाओं पर सरकार ने घटाई ब्याज दरें। बैंक डिपॉजिट के बराबर मिलेगा ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों और लड़कियों के लिए ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं। बाजारों में आज मिले जुले संकेत। दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी मजबूती और साथ ही कल के तेज उतार चढ़ाव और कमजोरी के बाद बड़ा सवाल ये कि आज क्या बाजारों में जो रिकवरी दिख रही है सुबह सुबह वो बरकरार रह पाएगी। क्या 7,200 के पार पहले पहुंचेंगे या फिर 7,000 के लेवल को तोड़ेंगे? ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और कहां पर आपको आज ट्रेड लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, निफ्टी किस तरह से ट्रेड करेगा, इस सब पर बात करेंगे। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव और जियोजित BNP पारिबा के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अनिल, आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो आज भी यही संकेत दे रहा है कि शुरुआत मजबूती भरी होगी, लेकिन चिंता जो है वो एफआईएस की तरफ से है। उछाल में बिकवाली करते हैं और वो भी छोटी मोटी नहीं, करीब करीब 4 डिजिट के आसपास की तो हर रोज बिकवाली हो रही है। हालांकि लोग कंफ्यूज होते हैं जरूर हैं एफएनओ में जो उनकी पोजीशंस बनी है उनको देखकर, लेकिन आप देखिए मूड सेंटीमेंट अभी भी कमजोर है, लैक ऑफ बाइंग देखने को मिली है। आज के दिन अगर बाजार मजबूत खुलता है तो क्या उछाल में बिकवाली करना चाहिए? देखिए, बाजार दोनों तरफ के ट्रेडर्स को मौका दे रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको कॉन्ट्रा कॉल लेने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप अहम लेवल के आसपास खरीदें, अहम लेवल के आसपास बेचें, क्योंकि सुबह तेजी करने वाले खुश हो रहे हैं और शाम को मंदी करने वाले खुश हो रहे हैं। तो कल जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाकर गए आज उन्हें सुबह सुबह दिक्कत होगी, और जो सुबह तेजी की पोजीशन बनाएंगे शाम को वो खुश रह पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक आज की रणनीति का सवाल है, मैंने लेवल को चुना है और वो है 7,100 का आज निर्णायक लेवल। 7,100 के नीचे जब तक है तब तक आप ये मानकर चलें कि आप मंदी के माहौल में ही हैं, कमजोरी के माहौल में ही हैं, और वो मैं आगे डेटा पढ़कर आपको बताऊंगा क्यों मैंने उस लेवल को चुना है। लेकिन जहां तक बाकी बाजार का सवाल है और बाजार में आज की रणनीति का सवाल है, 6,975 7,000 ये पहला लेवल है जहां पर अब अगला सपोर्ट आपको दिखता है। तो अगर आप तेजी की तरफ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो एक स्टॉप लॉस बनता है आपका कि 7,000 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी का मौका बन सकता है। ऊपर की तरफ 7,100 के पार निकलकर टिके तो ही आपको एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो बाजार को फिर से 7,175 7,200 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बाजार की दिक्कत इस वक्त निफ्टी नहीं है, निफ्टी से ज्यादा दिक्कत बैंक निफ्टी। और कल भी हम सुबह आपको यही कह रहे थे कि बैंक निफ्टी जब तक 14,500 14,550 के ऊपर नहीं टिकता तब तक बाजार ऊपर नहीं रह पाएगा। और यही वजह कि 7,200 का जो हमारा लक्ष्य था बाजार ने ऊपर की तरफ उसे भी हासिल किया, और कल 7,050 का नीचे का लक्ष्य था वहां पर भी बाजार पहुंचा। तो आज भी बैंक निफ्टी आपके लिए मेक और ब्रेक वाला मामला हो सकता है, और ऐसे में बैंक निफ्टी पर जब तक 14,500 14,600 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ना टिके तब तक तेजी के मूड में नहीं आई है। तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ी दिक्कत है। सपोर्ट कहां है बैंक निफ्टी पर? 13,800 से 13,600 की रेंज बैंक निफ्टी की है, जो वापस टेस्ट कर सकता है अगर बैंक निफ्टी 14,600 के ऊपर ना निकले तो। और फिलहाल जिस तरह के संकेत है, जिस तरह की खबरें आ रही है, मुश्किल लगता है कि बैंक निफ्टी 14,600 के पार निकलकर टिक पाए। लेकिन आज के लिए ट्रम्प कार्ड होगा क्रूड। अगर क्रूड में रिकवरी आती है तो बाजार मजबूत हो सकते हैं, और अगर सेकंड हाफ में आपको क्रूड फिर से फिसलता हुआ दिखे तो बाजारों के लिए 7,000 और उसके नीचे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पावर फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखें, REC PFC पर, यहां थोड़ी बहुत कमजोरी का माहौल बन सकता है। सरकारी बैंक ऊपरी स्तरों से फिसल सकते हैं, लेकिन ये याद रहे सरकारी बैंक इतने पिटे हुए हैं 5 से 10% की कभी भी शॉर्ट कवरिंग रैली किसी भी वक्त इनमें आ सकती है, तो वहां पर सावधानी रखकर ट्रेड करें। लेकिन ओवरऑल 7,100 का लेवल आज निर्णायक रहेगा। बाजार पर, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं बाजार को इस समय। गौरांग, आप देखिए
सोमवार को 1312 करोड़ रुपए की एफआईआर ने बिकवाली करी, कल के सत्र में 960 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। एफआईआर की बिकवाली का सिलसिला दरअसल थम ही नहीं रहा है और उछाल में तो ज्यादा बिकवाली करते हैं। अब ये आंकड़ा सामने आ रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को? सुप्रभात हेमंत, इसी चिंता को मैं पिछले हफ्ते जता रहा था जब मैं आप ही के चैनल के साथ था और अनिल जी से और प्रदीप से बात कर रहा था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बिकवाली है वो अब भी बरकरार है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब भी हम रिकवरी देखते हैं बाजार में तो वो बिकवाली बड़े पैमाने पर हावी हो जाती। और ये मात्र सिर्फ रिकवरी पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं हेमंत, ये 7000 के स्तर पर भी बिकवाली कर रहे हैं और उसके नीचे के स्तर पर भी बिकवाली कर रहे हैं। तो जब तक ये जो बिकवाली का दौर है, सिलसिला है एफआई का या विदेशी संस्थागत निवेशकों का, वो थोड़ा बहुत कम नहीं हो जाता या थम नहीं जाता है, तब तक किसी भी तरह की ऊपर के तरफ के दायरे जो आप देखेंगे वो काफी सीमित रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि सबसे कमजोर कड़ी अगर किसी भी रिकवरी में मुझे नजर आती तो वो है बैंकिंग और बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक, जो भी कह लीजिए आप। और जिस तरीके से पहले आरबीआई गवर्नर की फटकार, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की फटकार और नतीजों में और भी बुरी हालत, तो ये रिकवरी जो है वो मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत असमंजस स्थिति बनाती है या फिर बैंकिंग शेयर असमंजस स्थिति बनाते हैं या दबाव आते हैं, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके की रिपोर्ट अभी अनिल जी जिक्र कर रहे थे, अगर इस तरीके की डाउनग्रेड आती है तो कौन यहाँ पर निवेशित रहना चाहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान उठता है। तो मेरा ये मानना है मोटे तौर पर कि 7200, 7300, 7020, 7030 या फिर 6980 के तरफ एक नीचे के तरफ के दायरे, छोटी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ 7080 और 7130, ये कुछ दायरे होंगे जहां पर मेरे ख्याल से कामकाज होना चाहिए। और एक भी बात कहना चाहूंगा, किसी भी तरह का लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड आप ओवरनाइट न लेके जाएं, क्योंकि पता नहीं क्या संकेत आपको विश्व भर के बाजार से मिलेंगे और हो सकता है आप दोनों तरफ कट जाए। नहीं कह रहा हूं, बीटीएस की एसटीबीटी तो गुरांग इस समय छोड़ देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से संकेत आते हैं विश्व भर के बाजारों से हेमंत, तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं और इंट्राडे में भी दोनों तरफ कर सकते हैं। किरण, आप कैसे ट्रेड करेंगे आज निफ्टी को अगर 30-40 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो? कल की जो बिकवाली सेकंड हाफ में देखी गई है अनिल जी, वो तो बहुत भारी वॉल्यूम्स के साथ थी, तो वीकनेस बिल्कुल निफ्टी पे दिखाई दे रहा है। तो बेच के चलना चाहिए, अगर गैप अप से खुलते हैं तो 7120 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और शॉर्ट पोजीशन 6980 के करीब काट लेने चाहिए, क्योंकि इधर एक अच्छा सपोर्ट बनता है। ओके, चलिए, तो ये राय बाजार पर कॉशियस हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स। गौरांग कह रहे हैं बीटीएस की एसटीबीटी छोड़ देना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी चाहिए, दबाव देखने को मिलेगा बाजार में। और किरण भी यही कह रहे हैं, सेल ऑन रैलीज की रणनीति आपको जरूर रखनी चाहिए। अनिल, एफआईएस के फिगर्स अभी भी कमजोर हैं। डीआईएस की जो खरीदारी है सोमवार को जरूर 2000 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन आप देखिए अब वो घटकर करीब करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। तो डीआईएस की खरीदारी के सामने एफआईएस की बिकवाली ज्यादा बड़ी हावी होती है। बिल्कुल, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा कल के भी बुरे नहीं है। कल भी आप देखिए 1030 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे, जहां निफ्टी में भी उनकी खरीदारी हुई है, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप देखिए 450 करोड़ की खरीदारी हुई है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट वहां पर थोड़ा सा एफआईज की तरफ से कम हुआ है। तो यानी कि उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन काटी है और वो मंदी की पोजीशन कुछ हद तक कैश मार्केट में शिफ्ट की है 964 करोड़ की बिकवाली करके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है 1700 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस की बिकवाली का। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एफआईज को या तो ये अब उम्मीद है कि धीरे धीरे शायद आपको वॉलेटिलिटी कम होती हुई नजर आए और उस लिहाज से वो ऑप्शन की प्रीमियम बेचकर एक्सपायरी के पहले प्रीमियम कमाना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिख रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए और जो बाजार में वायदा कारोबार में ट्रेड्स करते हैं उनके लिए ये आंकड़ा काफी अहमियत रखता है। तो ओवरऑल इन आंकड़ों के दम पर एक चीज साफ दिखती है और वो ये कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा और इस रेंज में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करेगा। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट में जो बिकवाली का आंकड़ा वो बता रहा है कि हर ऊपरी स्तरों पर आपको एफआईज की बिकवाली का दबाव आने वाला है। चूंकि एफआईज बड़ी डाउनसाइड रिस्क शायद नहीं देख रहे हैं इस वक्त, और उस लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़े ये कह रहे हैं कि निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक उसी तरह से जैसे कि कल आपको ट्रेडर्स बेचकर जाते हुए नजर आए इस बाजार में और एफआईज ने अपनी मंदी की पोजीशन को काटा है और कुछ हद तक तेजी की पोजीशन बनाई। तो आज अगर एसजीएक्स निफ्टी आपको 40 पॉइंट ऊपर दिख रहा है
तो उसमें बड़ी क्रेडिट इन एफआईज के डेटा की है जो वायदा कारोबार में आए, जो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है और बल्कि कमजोर ट्रेडर्स यहां पर बेच कर गए, न कि बहुत बड़ी तेजी आपको ग्लोबल मार्केट से या एशियाई बाजारों से दिख रही है। तो बेहद इंटरेस्टिंग है बाजार, लेकिन एक संकेत साफ है और वो ये है कि आप वन साइडेड कॉल इस मार्केट में नहीं ले सकते, दोनों तरफ के एक्शन आपको दिखेंगे डेटा के दम पर। चलिए, बहरहाल कल खबरों के लिहाज से काफी बड़ा दिन था। वोडाफोन का टैक्स का मामला सामने निकल कर आया और केन का टैक्स का मामला सामने निकल कर आया। तो रेट्रोस्पेक्टिव का जो डर है, देखिए बजट से पहले हर बार बाजार को होता है और वो फिर से कल बड़ा डर लोगों को सता रहा था। लेकिन पूछते हैं कि आज कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे। किरण, अगर एक ट्रेड आपसे कहें लेने को, क्योंकि आप बाजार पे तो बेरिश हैं, कौन सा शेयर उछाल में बेचेंगे आप? आईसीआईसीआई बैंक होगा हेमंत जी। बहुत ही ज्यादा वीकनेस इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि ये 200 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता नजर आ रहा है और जो सोमवार की जो रैली थी वो फिसलती नजर आ रही है। तो इधर बहुत ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस 203 का रखना चाहिए और मेरे टारगेट आज के लिए 183 के होने चाहिए। ओके, गौरांग, आपका कोई एक स्टॉक आज के लिए? अनिल जी, ये आज के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए किसी भी तरह की टिप्पणी करना, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत मध्यम अवधि का नजरिया है आपका तो एक नहीं 2 स्टॉक सुझाना चाहूंगा। एक तो है आईटी रिलेटेड एचसीएल टेक, कल कुछ खबरों में भी था ये स्टॉक, और बजट आ रहा है। मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधारने में बहुत बड़ा बजट एलोकेशन देके बजटरी एलोकेशन करेंगे, तो उसी रूप में आईआरबी इंफ्रा। तो आईआरबी इंफ्रा और एचसीएल टेक, ये वो 2 स्टॉक्स हैं जो यहां से लेकर बजट तक या फिर थोड़े और मध्यम अवधि के नजरिए से आपको अप्रोच करना चाहिए, खरीदारी करने की राय यहां पर दी जा रही है। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत हैं, क्या लग रहा है जो नए लोज बाजार पिछले कई हफ्तों से महीनों से बना रहा है वो बनाएगा, या आपको लगता है कि थोड़ा सपोर्ट लेकर एक बार ऊपर जाएगा? पहले वो बना सकता है, उसकी रिस्क कल फिर से खुली है, इसमें कोई डाउट नहीं। फ्राइडे का लो 68-69 का टूटेगा, टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है। क्योंकि इस वक्त हेमंत नीचे से ज्यादा के डेटा ऊपर के साफ दिख रहे हैं कि ऊपर आप कितना जा सकते हैं, और ऊपर ऐसा दिख रहा है कि 7200 7300 के ऊपर जाने का दम है नहीं बाजार में। तो इसलिए ये हो सकता है कि आपको जैसे जैसे आप 7200 7250 के आसपास पहुंचे वहां पर बिकवाली कर रहे हैं। कल ट्रेडर्स ने वही किया है और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि 2 बार हम 7250 का लो बनाकर अच्छी खासी रिकवरी दिखाए थे निफ्टी पर। तो अब आपके लिए वो लेवल ऐसा हो गया जिसके पार जाकर जब तक आप ना टिक पाए तब तक तेजी के मूड में ना आए। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, अगर आपको ये सोचना है कि 68 69 पर आपने बॉटम बना लिया, तो उसके लिए 7250 को डिसिसिवली पार करके टिकना, क्लोज देना 1-2 दिन, वो बेहद जरूरी होगा। तब आपको पता चलेगा कि नीचे की रिस्क कहां तक खत्म हो चुकी है। तब तक जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है कि 68 69 का लेवल सेफ नहीं है, कभी भी नीचे जा सकता है जब तक कि आप 7250 को न तोड़े। जहां तक डेटा का आज के लिए सवाल है, मैंने 7100 के लेवल को निर्णायक लेवल इसलिए चुना है, कल देखिए वहां पर 8.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कॉल्स में, और 3 सेशन में, कल का मिलाकर 3 सेशन देखो तो 31 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है कॉल्स में, यानी कि 31 लाख कॉल्स बेची गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये जरूर चाहेंगे कि उस लेवल के ऊपर बाजार न जाए, और अगर उसके ऊपर जाकर टिके तो फिर एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको इनकी तरफ से आती हुई दिख सकती है। जिन्होंने कॉल्स बेचे हैं वो खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, तो ऐसे में बाजार 7200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल डेटा ऐसे है नहीं जो ये कहें कि 7200 7250 के ऊपर आप निकल सकते हैं। 3 दिनों में 7200 में भी 35 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं कॉल्स में, तो भारी भरकम कॉल राइटिंग वहां पर भी हुई है। तो नीचे की रिस्क खुली हुई है, ऊपर का आपको पता है कितना जा सकते हैं। या तो आप वोलेटाइल ट्रेड लेकर कॉन्ट्रा कॉल लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखें जब तक कि 7250 डिसिसिवली बाजार निर्णायक तरीके से पार न कर लें। और आज 7100 के ऊपर आप हैं तो तेजी में है, और 7100 के नीचे भले आप 50 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए तब भी ये मानकर चलें कि मंदी में है। राइट, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है निफ्टी पर, और आगे ये भी बताएंगे कि टॉप 5 ट्रेडिंग स्टॉक्स आज कौन से रहने वाले हैं। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट निफ्टी को आज किस तरह की ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और आपको बता दें rajatbose.com के रजत बोस जो काफी दिनों से कह रहे हैं उछाल में बिकवाली करिए, आज भी देखिए उनका
लेवल जो है वो नोट करिए, 6,980 का वो टारगेट दे रहे हैं, 7,164 के स्टॉप लॉस के साथ उछाल में बिकवाली करने की राय जेके दोषी की भी बिकवाली की तरफ 7,141 के स्टॉप लॉस के साथ 6,950 उनका लक्ष्य है। मोहित गाबा भी कह रहे हैं कि उछाल में बिकवाली करिए, टारगेट दे रहे हैं वो 6,900 का, 7,140 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन आरके ग्लोबल के राकेश बंसल बाजार में निफ्टी पर इस वक्त करना चाहते हैं खरीदारी 6,970 के स्टॉप लॉस के साथ। उन्हें लगता है 7,155 के आसपास निफ्टी फिर से जा सकता है। और राकेश बंसल का साथ दे रहे हैं मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल, वो भी कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 7,150 तक जा सकता है मैक्सिमम निफ्टी, 6,995 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स अनिल कह रहे हैं बिकवाली करिए, 2 खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 6,950 ये है अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर, और 7,150 ऊपर की तरफ का लक्ष्य। तो ये है 200 पॉइंट की रेंज जिसके बीच में बाजार को ट्रेड करना है, 6,950 और 7,150, और कल जो हम बंद हुए हैं इस रेंज के बीचों बीच। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते आते आपको बता दें CNBC आवाज, जी हाँ, इस पर आ रहा है प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप में आज जीत सकते हैं चमचमाती नई मर्सिडीज कार। आइए देखते हैं। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका, और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना, और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisorymonday.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का, और सबसे पहले बैंक्स और सरकारी बैंक होंगे रडार पर। क्यों? क्योंकि S&P जो दिग्गज रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कहा है कि वो सरकारी बैंकों को डूबे कर्जों की वजह से डाउनग्रेड कर सकती है, और 3 बैंक खास तौर से एक्शन में रहेंगे। पहला होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, इसे क्रेडिट वॉच पर रखा है। इसका मतलब यह है कि कभी भी इसकी रेटिंग कम की जा सकती है। दूसरा आपके लिए होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग नेगेटिव करने पर S&P विचार कर रही है। और तीसरा है सिंडिकेट बैंक, जिसका नेगेटिव आउटलुक सिंडिकेट बैंक का बरकरार रखा है। तो ये तीनों बैंक आज नेगेटिव खबरों के दम पर एक्शन में। और REC और PFC ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए प्रोविजनिंग REC की दुगनी कर दी है, PFC की प्रोविजनिंग तिगुनी कर दी है। तो जो कर्ज इन्होंने दिया था उसको अब इनको लग रहा है कि उसको रिकवर नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने इस तरह की प्रोविजनिंग की है। और कल भी हमने देखा था, ये खबरें कुछ बाजार में आई थी जिसके चलते इन शेयरों में तेज प्रेशर देखने को मिलता। दिन के लोज पर जाकर ये शेयर क्लोज हुए थे। आज देखना होगा किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। HCLTech ये दिग्गज IT कंपनी रहेगी एक्शन में पॉजिटिव खबरों के दम पर, और अब तक का इन्हें सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्वीडन की वोल्वो के साथ, लगभग $1.8 बिलियन की डील की, यानी कि आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी 12,000 करोड़ के आसपास का एक करार किया है वोल्वो के साथ। तो HCLTech के लिए बेहद बड़ी डील। इसके अलावा वलेटा इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए। ध्यान रखिएगा कल स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, करीब 14% कमजोर बाजार में इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। लगता है बाजार को भनक लग गई थी कि इस तरह का बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगेगा। करीब 398 करोड़ रुपीस का ऑर्डर हाथ लगा है इनके। छत्तीसगढ़ और मुंबई से ये ऑर्डर्स इनको मिले हैं। हाल ही में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुकी है ये कंपनी। बिल्कुल, और कल एक तेजी की वजह यह भी थी कि परसों देर शाम बाजार बंद होने के बाद वलेटा इंजीनियरिंग के नतीजे भी आए थे। लेकिन केशोराम एक और स्टॉक जो कल भी एक्शन में था पॉजिटिव साइड पर, और कल बोर्ड बैठक थी
इस बोर्ड बैठक के बाद 180 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है और प्रमोटर से 90 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ये केशोराम इंडस्ट्री का कहना है। और साथ ही इंडसइंड बैंक को भी 90 करोड़ के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी जारी करेगी। तो फंड जुटाने की केशोराम इंडस्ट्रीज की योजना, देखते हैं आज स्टॉक पर कैसा एक्शन होता है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान वरांग शाह और किरण यादव जुड़े हुए हैं और बात करेंगे सबसे पहले टॉप 5 स्टॉक्स की। और आप देखिए लिस्ट में सबसे ऊपर आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक का नाम है। जिस तरह से एसएनपी ने अपनी रिपोर्ट में चिंताएं जताई हैं, ये बताइए अगर इन तीनों में से कोई एक शेयर चुनना हो किरण, तो सबसे कमजोर चार्ट पर कौन सा लगता है आपको? बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा कमजोर लग रहा है, उसके बाद सिंडिकेट और उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक। सारे के सारे पीएसयू बैंक वैसे वीक ही है, एसबीआई को छोड़ के, मेरा मतलब, और बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ के। तो बेसिकली वीकनेस बहुत है बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे ख्याल से अगर 90 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं तो 81 के टारगेट्स आपको इजीली देखते नजर आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो भी ऐसे कोई राहत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पिछले बॉटम्स है उसने सारे के सारे तोड़ चुके हैं। इवन लॉन्ग टर्म बॉटम्स 2006 के बॉटम भी तोड़ चुका है। तो वीकनेस बहुत है इस स्टॉक में। सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड का सिनेरियो इस स्टॉक में पूरा हावी है। ओके, तो तीनों ही बैंक्स कमजोर हैं और अगर ये तीनों ही बैंक किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या गौरांग अब भी बेचकर निकल जाए? आज खबरों के दम पर नकारात्मक परिस्थिति तो खड़ी हो जाएगी अनिल जी, तो थोड़ा इंतजार करें एक पुल बैक का। और हमारी कवायद लंबे समय से निजी बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में करने की रही है और इसका जिक्र मैंने आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ और आपके चैनल्स पर, आपके सहयोगी चैनल्स पर कई बार किया है। अब अगर ये जो आने वाला तिमाही नतीजा और भी नकारात्मक परिस्थिति खड़ी कर सकता है अनिल जी, क्योंकि प्रोविजनिंग आपको जरूरी है पूरी तरीके से करनी पड़ेगी। उस सूरत हाल में मेरे ख्याल से जो आंकड़े आएंगे वो काफी निराशाजनक होंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा है बैंक्स पर। फिलहाल अगर आपको निकलना है तो थोड़ा इंतजार करिए, पुल बैक में निकलिएगा। आज जल्दबाजी में इनको मत यहां से एग्जिट करिए, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस आप जरूर यहां पर बना सकते हैं अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है। कुछ और स्टॉक्स जिस पर आज नजर बनी हुई है, आरईसी, पीएफसी। यहां पर भी आप देखिए एक में प्रोविजनिंग आरईसी में दुगनी हुई है, एक में प्रोविजनिंग तिगुनी हुई है। गौरांग, आप इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं? बैंक्स में तो दिक्कत है ही, लेकिन पावर फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में भी ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है। नतीजे भी देखिए कुछ खास उत्साहजनक थे नहीं इनके। कैसे रीड करते हैं इन्हें और क्या आज ये भी प्रेशर में रह सकते हैं? आपका क्या व्यू बन रहा है? वेल हेमंत, पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये दोनों पर ही हमारी कवरेज है और वो कवरेज अब भी बरकरार है। अब जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी ऊर्जा, उसका अगर आप सूरत हाल देखें तो काफी नकारात्मक परिस्थिति, ना ही सिर्फ आपकी पावर जनरेटिंग कंपनियों को लेकर के, लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर के। और जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है उदय योजना के द्वारा या फिर इवन इंद्रधनुष योजना के द्वारा जो वित्तीय क्षेत्र की हालत है उसको सुधार करने के लिए, समय लगेगा ये सब चीज को असर दिखाने के लिए जमीनी स्तर पर। हाँ, ये प्रोविजनिंग बड़ी है, इसका मूल्यन कारण यह है कि ये जो लोन्स देते हैं या डिसबर्समेंट करते हैं या जो एक्सपोजर लेते हैं वो सेंसिटिव सेक्टर से हैं और वहां पर आपको प्रायोरिटी सेक्टर करना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि एक नकारात्मक परिस्थिति बिल्कुल है, लेकिन ये खबरें मेरे ख्याल से कल आई, इस पर हमने आकलन करना है और इसके बाद हम रिव्यू रिपोर्ट निकालेंगे। ओके, तो फिलहाल देखेंगे कि कितना प्रोविजनिंग के चलते बैलेंस शीट पर दबाव बनेगा, लेकिन 2 से 3 गुना प्रोविजनिंग करना वाकई में मुश्किल होगा यहां पर इन स्टॉक के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाना। लेकिन एक और स्टॉक केशोराम इंडस्ट्री, इसके चार्ट पर राय लेना चाहता हूं आपसे। किरण, बताएं क्या तेजी का मौका है? वैसे पिछले 1-2 सेशन से जहां तक मेरा अंदाजा है स्टॉक मजबूत होता हुआ दिखा है। कल बोर्ड बैठक थी, 180 करोड़ रुपए जुटाने, 90 करोड़ प्रोमोटर्स डालेंगे, 90 करोड़ इंडसइंड बैंक प्रेफरेंशियल शेयर लेगा। ये बताएं खरीदारी करनी चाहिए क्या केशोराम में?
एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट करीबन 70 के करीब था, उधर से वापस एक बार बाउंस बैक इस स्टॉक ने दिखाया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाया है और 2 दिन से हम सर्किट टू सर्किट लेके चल रहे हैं। हालांकि लास्ट हाफ एन आवर में कल सर्किट इस स्टॉक में से निकल गया था, पर वॉल्यूम्स नहीं थे इस स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से और एक थोड़ी सी अपसाइड हो सकती है, पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा शायद। मेरा ये मानना है कि ये न्यूज शायद नॉन इन्वेस्टर्स को रही होगी, इसीलिए ये पुल बैक रैली आई है। तो मेरे ख्याल से अगर 85-86 लेवल्स दिखाई देते हैं स्टॉक में तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी। अगर किसी का लंबे नजरिए का व्यू है तो 80 का स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल चलना चाहिए। शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए 80 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो रिस्की बेट होगा अगर यहाँ पर आप तेजी करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नोन है ये न्यूज एक्सचेंजेस पर थी कि इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है और इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं पूंजी जुटाने पर, तो यहाँ पर देखना होगा आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वलेचा इंजीनियरिंग ये वो स्टॉक है जिस पर गौरांग आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक तरफ इनको ऑर्डर मिले हैं 398 करोड़ रुपीस के नतीजे आए थे, उसके बाद कल हमने देखा था एक रैली बनी थी 14% की, लेकिन क्या खरीदना चाहिए इस शेयर को या फिर आप भी कॉशियस हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था सेबी ने इनके कंपनी को, प्रमोटर्स को 3 साल के लिए पूंजी जुटाने के ऊपर रोक लगाई थी। 2009 का मामला था जहां पर उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था नियम तोड़कर। कैसे देखते हैं आप इसे? हेमंत, खरीदने बेचने की या फिर होल्ड करने की तो राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन जब भी प्रमोटर के ऊपर इस तरीके के सवालिया निशान उठाएं और किसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं तो जाहिर है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख करके ऐसे सब स्टॉक्स में काम करना चाहिए। ओके, सावधान रहें क्वालिटी को लेकर, ये बात साफ है, और खास तौर से तब जबकि स्टॉक कल ऑलरेडी काफी भाग चुका हो, आज ऑर्डर के दम पर और तेजी हो तो फिर वहां पर आप फंसे नहीं ऊपरी शेयरों पर, ये राय है। चलिए वायदा कारोबार की रणनीति लेते हैं। हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट भाविन देसाई कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। भाविन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी पर 40-50 अंकों की तेजी बन जाए तो? ट्रेड सेटअप जो है वो काफी निराशाजनक एक्टिविटी होने के बाद जो परसों की एक्टिविटी थी वहां कहीं पे एक ठहराव आता हुआ दिख रहा था। फ्राइडे वाज इक्वली कंड्यूसिव, तो आज सुबह में अगर कल की जो गिरावट है उसके बाद आज सुबह अगर 30-35 पॉइंट अगर ऊपर खुल के शुरुआत होती है तो एक बाई साइड का सौदा लेके काम करने की राय रहेगी। ओके, अगर मजबूत खुलता है तो बाय साइड का सौदा यहां पर लेना चाहिए, ये राय भाविन की तरफ से। लेकिन भाविन ये बताइए, बैंक निफ्टी भी उछाल में खरीदारी करेंगे या बिकवाली करेंगे वहां पर? निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आईसीआईसीआई, वहां पे 200 के करीब एक लड़ाई सी चल रही है बुल्स और बेयर के बीच में। उस लड़ाई में अगर जीत होती है 210 के ऊपर की लेवल्स अगर हासिल कर लेता है स्टॉक, तब जाके एक मूवमेंट अच्छी आने की गुंजाइश है। तो बढ़त पे तेजी करने की सलाह वहां पे भी रहेगी। 14,500 के करीब एक उछाल 14,500 के ऊपर का चाहिए, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी ऑप्शंस में फ्यूचर में देखी गई है निफ्टी में, उतनी कंड्यूसिव एक्टिविटी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में नहीं देखी गई, ना ही किसी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में देखी गई है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ तेजी का सौदा लेना, बार्गेन हंट करना एटलीस्ट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर इंडेक्स में ही सौदा करना है तो निफ्टी के साथ ट्रेड कीजिए। 7038 के करीब का स्टॉप लॉस आज सुबह अगर खुलता है 7080 के करीब, तो 7038 का स्टॉप लॉस रखें और 7150 के करीब का टारगेट के साथ काम कर सकते हैं। ओके, तो ये राय बैंक निफ्टी पर। लेकिन मैं आपकी स्टॉक पिक्स देख रहा था भाविन, और वहां पर आपने जिन स्टॉक्स में राय दी उसमें शॉर्ट करने की राय है आपकी सीमेंस पर। बताइए क्या वजह आप बेचना चाहते हैं और क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? सीमेंस एक ऐसे सेक्टर का सदस्य है जहां पे हमें स्टैटिस्टिकली जो हमारे मॉडल्स जवाब देते हैं, जिनकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कहीं से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, वहां पे एक इंडिपेंडेंट राय आई है कि कैपिटल गुड्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट माइट डू गुड अंडर परफॉर्मर ही रहेगा। तो उसमें एक गिरावट के संकेत वहां से सेक्टर वाइड आना, और कल सीमेंस का
1000 के आसपास की गिनती जो थी हमारी, 1000 के नीचे बंद रहना, 1000 का पुट जो है वो हैवीएस्ट बेल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेंट्स गिनती करके ये चल रहे थे कि 1000 में अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है और वो ये लेवल टूटने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 996, 995 के रेट्स अगर स्टेबल रह गए और क्लोज आ गई तो हमें ऐसा लगता है कि एक 900 रुपए तक की जगह खुल जाती है। तो एक मिक्स ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट अगर करना है तो दिस इज वन सेक्टर एंड उस सेक्टर के अंदर 1035 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के सीमेंस का फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। अगर गड़बड़ हुई बाजार में तो 900 रुपए तक के रेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, टीसीएस में भवन की ऑप्शन रणनीति भी जानेंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले राय अशोक लेलैंड पर। किरण, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? बड़ा आउट परफॉर्मर रहा था 2015 का, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कुछ खराब खबरें आ रही हैं। 8 साल पुराना जो इनका करार था निसान मोटर्स के साथ, जापान की कंपनी है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इन दोनों के बीच में। एक ने लीगल नोटिस दिया है, दूसरे ने सर्विसेज को टर्मिनेट करने का नोटिस भेजा है। ये बताइए, स्टॉक में चार्ट्स किस तरह से संकेत दे रहे हैं और यहां पर क्या शॉर्ट करना चाहिए इसे? टेक्निकली 82, 83 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक ये चार्ट तो स्ट्रांग रहेगा। खबर के चलते थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी, तो 82, 83 के लेवल्स अगर आते हैं स्टॉक में तो शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करते जाए तो वापस एक बार रिव्यू लेके शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है। पर ये स्टॉक बेसिकली पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाएगा ये स्टॉक। ओके, ज्यादा कमजोरी नहीं होगी, गिरावट में खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए यहाँ पर अशोक लेलैंड में। डॉक्टर रेड्डीज, ये बताएं भाविन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या मौका है खरीदारी करने का आज, क्योंकि बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर? सिंघवी जी, डॉक्टर रेड्डी की कहानी ऐसी है कि तीन अटेम्प्ट्स, इफ आई कैन सी इट करेक्टली, 3 अटेम्प्ट्स मारी गई है पिछले 2-2.5 महीनों में, जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा चांस था और हम गिन के चल रहे थे कि 200-300 रुपए की मूवमेंट आ ही जाएगी। पर कहीं ना कहीं उस चीज में फॉलो ऑन मूवमेंट नहीं आती है और बहुत ही शॉर्ट हैवी स्टॉक है। इफ आई कैन टेल यू, पिछले अगस्त सितंबर की जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन थी उससे करीबन डबल पोजीशन के साथ अपने चल रहे थे। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जरूर आई लास्ट कुछ दिनों में, पर कहीं ना कहीं एक 3000 का लेवल जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अगर 3000 के ऊपर सस्टेन करता है, कुछ लॉन्ग्स ऐड होते हैं, तब जाके कुछ काम करना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे छोड़ के इस फार्मा के किसी भी काउंटर में और पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज में पोजीशन घर पे लेके जानी चाहिए। अगर हाँ है 2800 के आसपास की स्टॉप लॉस रखें और हो सकता है 3000 तक की मूवमेंट आ जाए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो, पर बिल्कुल इंट्राडे तक सीमित रखें, इसको घर ना ले जाएं। वो उतनी हिम्मत स्टॉक में नहीं दिख रही है अभी। और हमने देखा था जिस दिन अनिल बायबैक की घोषणा भी हुई थी उस दिन भी ये शेयर देखिए हाई से नीचे फिसला था। देखना होगा बायबैक की प्राइस क्या होती है, किस भाव तक वो बायबैक करते हैं, तो इन सब डिटेल्स पर आज नजर रहने वाली है। जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जिसका 25 फरवरी से 10 मार्च तक बायबैक खुला रहेगा। इन सब पर बात भी करेंगे, चार्ट्स पर भी राय लेंगे, इन सब पर ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए सिंधुसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर राय। और एचसीएल टेक एक और स्टॉक है भाविन, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। भले आप टीसीएस में मंदी की बात करें, लेकिन एचसीएल टेक के लिए बड़ी खबर है। वोल्वो के साथ करार 1.8 बिलियन डॉलर यानी कि 11-12 हजार करोड़ का करार ये कर रहे हैं 5 सालों के लिए। तो ऐसे में क्या एक तेजी का मौका एचसीएल टेक में बन सकता है? यदि हाँ तो क्या लेवल्स होंगे, कैसे ट्रेड करेंगे आप? न्यूज ड्रिवन है तो कल भी काफी वोलेटिलिटी देखी गई थी एक बारी न्यूज आने के बाद। तो राय यही रहेगी कि अगर आपको ऑप्शन में लिक्विडिटी मिलती है तो बहुत बढ़िया है। 840 का ऑप्शन खरीद के खड़े रहे। कल लगभग 100-125 लॉट का काम हुआ था जब न्यूज आई थी, तब भी 840 के कॉल में। तो यदि सुबह सुबह अगर लिक्विडिटी मिलती है तो आप 840 के कॉल में लॉन्ग करके जरूर काम कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए इतनी ज्यादा कुछ फ्यूचर्स में ऊपर इंटरेस्ट में एक्टिविटी ज्यादा दिखी नहीं गई है पिछले कुछ दिनों में। पर हाँ, एक चीज बता सकता हूं कि ऑप्शंस में जहां
हैवी कंजेशन है वो वाली स्ट्राइक नीचे में 800 की पुट है और ऊपर में 880 का कॉल है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 800 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 880 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं अगले कुछ 7 दिनों के लिए। ओके, चलिए, ये खबर में कल शेयर रहा भी था जब वॉल्वो के ही एक इसने आईटी कारोबार को एक्वायर किया था, आईटी सर्विसेज देने वाली आर्म को एक्वायर किया था, लेकिन कल सुस्ती भरा ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा था। फार्मा कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। एक चार्ट पर किरण स्ट्राइड शासन करीब कल हमने देखा था 8% नीचे जाकर बंद हुआ था। कई फार्मा कंपनियों में दिक्कतें अभी भी देखिए बरकरार हैं और CLSA एक ऐसा ब्रोकरेज हाउस है जिसने अपनी रिपोर्ट एक लिखी है फार्मा पर। वो कह रहा है ग्लेनमार्क, बायोकॉन, इप्का लैब्स का वो EPS डाउनग्रेड होता हुआ देख रहे हैं तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद। सारे के सारे फार्मा शेयर देखिए काफी प्रेशर में हैं। कौन सा सबसे ज्यादा कमजोर लगता है आपको चार्ट्स पर? मेरे जो जैसे आपने गिनवाए स्टॉक्स, स्टार शासन बहुत ही वीक स्टॉक दिखाई दे रहा है। एक वेज फॉर्मेशन का निचले स्तर का ब्रेकआउट मिला था करीबन 1150 के करीब, और वो भी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था। निचले स्तर में अच्छा जो सपोर्ट इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में, वो है करीबन 825 लेवल्स। तो 825 लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आने की संभावना बहुत बन जाती है। और दूसरा स्टॉक जो आप गिनवा रहे थे वो कौन सा था? बायोकॉन और इप्का लैब्स, इसके EPS को डाउनग्रेड किया जा रहा है, CLSA कह रहा है तीसरी तिमाही के नतीजे उनको पसंद नहीं आए। इप्का लैब्स भी वैसे वीक है, उसने भी एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था करीबन 650 के लेवल्स का, और इसका निचले स्तर जो अच्छा सपोर्ट बन के नजर आ रहा है वो है करीबन 500। तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क में भी वीकनेस है और इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स करीबन 620 रुपए के लेवल्स है। तो इन लेवल्स का और जाते हुए ये स्टॉक दिखाई देंगे। फार्मा सेक्टर में एक या दो स्टॉक्स ही करीबन अच्छे दिख रहे हैं, वो एक लुपिन और एक सन फार्मा रिलेटिवली स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 3 स्टॉक कमजोरी वाले, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो CLSA ने कमजोरी के बजाय खरीदारी की है और वो है शिल्पा मेडिकेयर। इस स्टॉक पर राय लूंगा एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे साथ एनोक वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे, देंगे बाजार पर स्टॉक्स पर अपनी फंडामेंटल राय। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आपको बता दूं CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसा बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का भी एक सुनहरा मौका। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के जरिए यहां पर रजिस्टर करा सकते हैं खुद को, और आप यहां पर एक मर्सिडीज कार भी जीत सकते हैं। अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरली हम देखते हैं इस तरह के जो शोज होते हैं, इस तरह के जो कंटेस्ट होते हैं, उसमें एक फीस होती है, इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा है, क्योंकि एक तो ये कि ये इक्विटी भी है, करेंसी भी है और कमोडिटीज भी है। दूसरा ये फीस कोई है नहीं। अगर सिर्फ सेबी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हर रोज इनाम है, कुछ सोने के कॉइन्स, और जैसा आप बता ही रहे कि जो विजेता होगा चमचमाती नई मर्सिडीज कार। बिल्कुल, तो ये बड़े 21 अप्रैल से 22 जुलाई ये है वो पहला सीजन जब ये शुरू होगा, तो मौका है, काफी समय है लोगों के पास, जल्दी से जाएं और अपने आप को रजिस्टर कराएं। इसमें मजे की बात यह है कि जैसे आप IPL में कैसा देखते हैं ना कि किस तरह से कई सारे नए टैलेंट बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब जैसे वैसे ही टीवी पर हर एक आदमी को तो मौका मिलता नहीं कि आप आकर अपनी पिक्स दें, अपनी कॉल्स हैं, लेकिन प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप में हर आदमी को मौका मिल सकता है। सारे हिडन जेम्स हम शायद निकलेंगे बिल्कुल पूरे मंथन के बाद। इस पूरे अच्छा, और दूसरी बात, सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए मौका है कि इसे फॉलो कर वो कमाई कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स आप पसंद करते हैं उन्हें आप इस लीग में फॉलो करेंगे और उसके बाद उनकी कॉल्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो 21 अप्रैल से शुरू होगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है। तो अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। advisorymonday.com ये है वो वेबसाइट जहां पर आपको जाना है और जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से पूरा करना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं। और उससे पहले काफी सारे लोग अब सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर बनने के लिए भी एक फॉर्म जरूर भरते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आगे यहाँ पर आपको
इस लीग में फायदा होता है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, शिल्पा मेडिकेयर, किरण जाधव साहब तो हमारे साथ हैं ही, भाविन शाह भी हैं और विजय चोपड़ा साहब भी हैं। पहले विजय चोपड़ा साहब से पूछ लूं मैं कि वो इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं या नहीं। सर, आपके रडार पर है शिल्पा मेडिकेयर? क्योंकि कल सीएलएसए ने यहां पर 25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 416 रुपए में। आप ट्रैक करते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी में नहीं रहा ये काउंटर, बट ऑफ एंड ऑन मैंने स्टॉक को देखा और वॉलेटिलिटी भी रही पिछले कुछ समय में इस काउंटर में। हमने देखा कि जनवरी के महीने में ही करीब करीब 355 का लो बनाया, फिर उसके बाद ऊपरी स्तरों पे करीब करीब 430-440 के स्तर तक भी गया। तो काफी वॉलेटाइल काउंटर रहा है पिछले 1-1.5 महीने में ये। तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सीएलएसए ने इसमें इसको पिक किया है, संभवतः ये 500-550 तक जा सकता है। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और इसके 2 प्लांट्स को यूएसएफडीए अप्रूवल भी मिला है, जहां पर यूएसएफडीए बहुत हार्शली ट्रीट कर रहा है जितने भी फार्मा मेजर्स हैं उनको। वहां पर शिल्पा मेडिकेयर को के कुछ प्लांट्स को यूएसएफडीए अप्रूवल दिया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ओवर मीडियम टर्म स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। 550 का सर मुझे लगता है इसमें देखने को मिल पाएगा अनिल जी। चलिए, तो ये राय शिल्पा मेडिकेयर पर। देखना होगा स्टॉक में आज कैसा एक्शन होता है। लेकिन एक्शन मार्केट का शुरू होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा।